हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज जिस स्टॉक पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करने वाले हैं उसमें दो तरह की पोर्टफोलियोज हैं। इन्वेस्टर ने ये कहा है कि उनकी एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है जिसकी करंट वैल्यू हम देख पा रहे हैं 4 लाख के आसपास है, 4,21,000 रुपए के आसपास। और दूसरी इनकी एक पोर्टफोलियो जो कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, उसमें करंट वैल्यू उनकी 8.5 लाख के आसपास आ रही है, 8,40,000 के आसपास। इन्होंने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में मेंशन करना मिस कर दिया है कि इनकी एवरेज बाई प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ पे गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की एवरेज बाई प्राइसेस इन्होंने शेयर की है, तो उस हिसाब से इनके 24% की अभी करंट प्रॉफिट हो रही है, जो कि एक डिसेंट रीजनेबल लेवल की प्रॉफिट है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो की कुछ डिटेल्स को देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में उन्होंने मेंशन किया है कि ये 20% गेन, तो 6 महीनों में इनकी 20% प्रॉफिट की टारगेट है। उसको ये अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ये मैं असेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन्होंने एवरेज बाई प्राइस कोई मेंशन की नहीं है। तो मैं ये नहीं देख पा रहा कि इनको 20% की गेन अभी हो रही है या नहीं, या ये ऑन ट्रैक है या नहीं उस 20% टारगेट के। लेकिन फिर भी मैं कॉमेंट कर सकता हूँ कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे इनके शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में, और कौन से स्टॉक्स को ये रिप्लेस कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली कंपनी, पहला स्टॉक इन्होंने लिया हुआ शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में एचडीएफसी एमसी। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन ये काफी स्लो मूवर है, बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट होती नहीं है। तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए मुझे रेलेवेंस या इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम लग रही है। आपकी थॉट प्रोसेस मुझे समझनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग प्लेस करने या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप ऐसे सेक्टर्स या ऐसे स्टॉक्स को आप टारगेट करोगे जिनमें की रीओपनिंग प्लेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, होटल्स हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए। तो इन सभी में आपको रीओपनिंग प्लेस दिख सकती है, क्योंकि इनमें जब रीओपनिंग होगी तो ऑब्वियसली इनमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको फायदे हो सकते हैं, प्रॉफिट्स हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये रिस्की भी हो सकता है। मैं आपको कुछ कॉशन भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड की कितनी सारी वेव्स आने वाली है। ये होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये होटल्स वगैरह, ये कब पूरी तरह से रीओपन कर पाएंगे, वो चाहे फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, मल्टीप्लेक्सेस हो, ये सभी पूरी कैपेसिटी तक कब पहुंच पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी टाइमलाइन थोड़ी ड्रैग हो जाए। प्रॉफिट्स इनको जरूर आना शुरू होंगे, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा और कितनी स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा, उसका कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स पे प्ले करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या है एज फार एज योर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो गोज। तो एचडीएफसी एमसी, जैसा मैंने कहा, ये एक स्लो मूवर है, बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें बहुत तगड़ी एकदम स्विफ्ट सी होती नहीं है। तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए मुझे इसकी सिग्निफिकेंस इसकी थोड़ी कम लग रही है। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। एचडीएफसी एमसी इज ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक एज फार एज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो गोज। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी एक अच्छा प्लेयर है, इसमें भी अच्छी खासी स्विंग मूवमेंट आई ओवर द लास्ट ईयर के। आप अगर प्राइसेस को लुक बैक करें तो आप देखेंगे कि इसमें 4-5 गुना प्रॉफिट आई है, 4-5 टाइम्स की इसने प्रॉफिट्स दिखाई है, इसकी शेयर में कंपाउंडिंग हुई है। तो इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मुझे फिर से लगता है कि एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसाइड आ गई है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स दिख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टिक करना चाहें तो इंडिया मार्ट के साथ स्टिक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी अगेन स्लो मूवर, लेकिन ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का प्लेयर है, और इसमें हमने देखा कि ये 1200-1300 के लेवल से ऑलरेडी 2200 के लेवल पे आ गया है। तो इसमें अच्छी खासी अपसाइड आपको हो सकता है कि प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे हो रहे होंगे। तो इसके साथ आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए स्टिक कर सकते हैं। थोड़ी और अपसाइड इसमें दिख सकती है, लेकिन इसमें भी वही बात है जो मैंने आपको कॉशन वाली बात कही, कि इसमें अगर कोविड की फिर से कोई वेव आती है, फिर से कोई ऐसी अगर सेटबैक आती है कोविड रिलेटेड, तो फिर से इसमें प्रेशर बन सकती है, डाउन साइड प्रेशर। लाल पैथलैब, डॉक्टर लाल पैथलैब एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डायग्नोस्टिक सेक्टर की मार्केट लीडर है। इसके साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए मुझे पता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकती है या नहीं। अभी ये अपने मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और फिर से जब ये अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के आसपास आएगा तो फिर से एक्यूमुलेशन करके फिर से स्विंग ट्रेडिंग का एडवांटेजेस आप ले सकते हैं। अगली कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स। एक्चुअली ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, थोड़ी बहुत इसकी खुद की भी काम है, फिक्सचर्स, जिग्स वगैरह बनाती है स्कूटर्स के लिए, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे बड़ी मुझे लगती है कि ये एक होल्डिंग कंपनी है। बहुत सारे बजाज के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज है, बिजनेसेस है, उनकी होल्डिंग कंपनी है, तो इसकी बहुत स्लो मूवमेंट रहती है। इसलिए शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मुझे ये लगता है कि इसकी रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र स्कूटर्स आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि ये होल्डिंग कंपनी है तो बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली साउंड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मुझे इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस लगती नहीं है। वर्लपूल इंडिया भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। रीओपनिंग प्ले भी हो सकती है, खासकर हम समर में देख रहे हैं कि समर में अगर डिमांड अच्छी रहती है व्हाइट गुड्स की, टीवी, फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन वगैरह की, तो उस समय में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अभी समर अब धीरे धीरे जब जा रहा है तो इसकी डिमांड में फिर से एक सैचुरेशन आ जाएगी, एक स्लगिशनेस आ जाएगी। तो हो सकता है कि इसका स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म ना करे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
तो मुझे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मुझे थोड़ी फिलॉसफी मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई कि कौन सी फिलॉसफी आप फॉलो कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, किस तरह की आपकी फिलॉसफी मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। आप अगर थोड़ा इस पे फॉलो अप करना चाहते हो तो मुझे ईमेल बैक कर सकते हैं, लेकिन करंटली मुझे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपसाइड नहीं दिख रही है, एटलीस्ट इन द स्टॉक्स दैट यू होल्ड। साथ ही साथ मैं आपके शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए आपको एक इनपुट देना चाहता था कि शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो ऑब्वियसली इट विल बी अ रोटेटिंग पोर्टफोलियो। जब भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ये सभी स्टॉक्स अच्छे हैं। महाराष्ट्र स्कूटर्स मुझे एक लगा कि थोड़ी स्लो स्टॉक है, बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग इसमें फास्ट नहीं होती है, वो एक स्टॉक है जिसको आप थोड़ा रीअसेस कर सकते हो, रिकंसिडर कर सकते हो। बाकी सारे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मोस्ट लाइकली आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाई हुई है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स वो भी हो सकते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, तो वो स्टॉक्स भी जब अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आए, खासकर 200 डे डेली मूविंग एवरेज या 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए, तो आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली उनकी वहां से रिबाउंड हमें दिखती है। वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास बहुत ज्यादा दिन रहते नहीं है, वहां से यूजुअली एक अच्छी रिबाउंड दिखती है और अच्छी प्रॉफिट्स, डिसेंट प्रॉफिट्स आप स्विंग ट्रेडिंग में बना सकते हो। तो दिस कैन बी अ रोटेटिंग पोर्टफोलियो, इट डजंट नीड टू हैव द सेम स्टॉक्स ऑल द टाइम। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पहली कंपनी उसने आपने पहला स्टॉक लिया हुआ अल्काइल मींस, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है स्पेशलिटी सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा आपकी एलोकेशन आपने ली हुई है, उसके बारे में हम अभी बात भी करने वाले हैं कि आप कैसे उस पोर्टफोलियो को थोड़ा रीजिक कर सकते हो, थोड़ा रीअलाइन कर सकते हो। अगली कंपनी हमारा राजा, मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बातें चल रही हैं, तो उसमें बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की बहुत ज्यादा अपसर्ज आ गई थी उनमें, तो उसके चलते शायद आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बैटरी जो बनाने वाली कंपनीज है उससे बेहतर प्लेस एक्चुअली जो मेन कंपनीज है जो कार्स बनाती है, पैसेंजर कार्स बनाती है, वो खुद की अपनी बैटरी की लाइन सेटअप कर सकती हैं, सब्सिडरी सेटअप कर सकती हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे दिखती नहीं है। तो इसके साथ आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं अगर रहता तो मैं इससे एग्जिट कर जाता। एशियन पेंट्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है, इंडिया में मार्केट लीडर है पेंट सेक्टर में, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। बजाज फाइनेंस सेम एनबीएफसी सेक्टर में एक बहुत तगड़ी कंपनी है, इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं। जीएमएम फॉडलर जीएलई सेगमेंट में, ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेक्टर में लीडर है, इसका एकमात्र कॉम्पिटिटर है इंडिया में एचएलई ग्लास कोट, लेकिन उसके फंडामेंटल्स थोड़े वीक लगते हैं कंपेयर टू जीएमएम फॉडलर। इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट अभी नहीं हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपाउंडिंग कर सकती है ये कंपनी। लाल पैथ लैब, जैसा हमने पहले ही बात की, डायग्नोस्टिक सेक्टर में मार्केट लीडर है, आपके शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो का भी ये पार्ट था, इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं, बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट्स तो नहीं हो रहे, लेकिन काफी डिसेंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो बहुत कोई चिंता करने की बात नहीं है, अच्छी प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपको करेंटली। अगली कंपनी है गोल्ड लोन फाइनेंस में एक बहुत तगड़ी कंपनी मुथूट फाइनेंस, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स व्हेन इट कम्स टू गोल्ड लोन फाइनेंसिंग, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। नवीन फ्लोरिन इज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रोबस्ट स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, फ्लोरिन बिजनेस में अगर बात करें तो इंडिया में मार्केट लीडर नवीन फ्लोरिन, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी है नेस्ले इंडिया, एफएमसीजी सेक्टर में वन ऑफ द मोर मोनोपोलाइज्ड बिजनेसेस, वन ऑफ द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला बिजनेस अगर बात करें तो नेस्ले इंडिया है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वेरी गुड कंपनी, वेरी सॉलिड कंपनी। अगली कंपनी है पीजीएचएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी डिविडेंड भी पे करती है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्रुप को बिलोंग करती है, बहुत अच्छी कंपनी है। इस स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन आ रही है, बहुत हाई प्राइसेस पे चला गया था, 7,500 के आसपास ऑल टाइम हाई पे चला गया था, वहां से कंसोलिडेशन करेक्शन आ रही है, अभी आपको टेम्परेरी एक लॉस भी हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि साउंड कंपनी है, फंडामेंटल रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है, इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं। अगली कंपनी वैसी एक तगड़ी कंपनी, इंडिया में दिग्गज मार्केट लीडर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पहले की कई सारी वीडियोस में इसकी डिस्कशन हमने की हुई है, इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। हैवेल्स और पॉलीकैब, ये दोनों कंपनी मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, अगर आप वायरिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह की बात करें तो ये दोनों प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर्स अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है। और फाइनली एसबीआई कार्ड, ये भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ओनली लिस्टेड प्लेयर, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एसबीआई ग्रुप के साथ बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली इट हैज अ वेरी हाई मार्केट शेयर इन द बिजनेस, प्लस इट आल्सो हैज द ट्रस्ट ऑफ इट्स कस्टमर्स, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार्ड कैन बी अ गुड प्लेयर। तो आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में करीबन 24% की बहुत अच्छी, काफी डिसेंट प्रॉफिट भी हो रही है, 24% की, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं आपकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपने एक्सपोजर बना के रखिए। एक चीज मैं बस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक इनपुट, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में अपनी एक्सपोजर आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में थोड़ी एक्सपोजर आपकी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, तो ये एक इनपुट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ एज फार एज योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो गोज।
फिर आपके कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस भी हैं। हमने कहा है कि यू आर वे ओवरवेट इन अल्काइल एमीन्स बिकॉज इट वेंट अप मैसिवली एंड अदर स्टॉक्स कुडंट कीप अप। ऑब्वियसली स्पेशलिटी केमिकल में बहुत रन आई है, स्पेशली लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत अच्छी रन अप आई है। तो अल्काइल एमीन्स ने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, बाकी सारे स्टॉक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और यही आप कह रहे हैं कि उसके कारण आपकी ओवरवेट एलोकेशन हो गई है अल्काइल एमीन्स में। आपने ये भी मेंशन किया कि नाइदर कुड आई इन्वेस्ट मोर इन अदर स्टॉक्स बिकॉज आई बिलीव 40% ऑफ योर टोटल एलोकेशन, टोटल पोर्टफोलियो शुड बी इन डेट। तो ये अच्छी फिलॉसफी है। डेफिनेटली आपकी इक्विटी और डेट की एलोकेशन हमेशा एक बैलेंस्ड वे में, बैलेंस्ड अप्रोच से चलती रहनी चाहिए। आपके साथ कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है इस फिलॉसफी में। एक चीज मैं आपको बस बता सकता हूँ कि अगर आपको इक्विटी के विद इन अगर आपको रिजिक करना है, रीबैलेंस करना है, तो वो भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका जो डेट पोर्टफोलियो उससे आपको पैसे निकाल के ही इक्विटी में डालने। आप अगर अल्काइल एमीन्स में कन्विंस्ड हो कि आपकी एलोकेशन 8 to 10%, 12%, 15% तक भी अगर होनी चाहिए, और अगर वो एलोकेशन 15% से बढ़ के लेट से 20% हो गई है, या फिर आपने डिसाइड किया होगा 10% होना चाहिए, वो बढ़ के 12%, 15% हो गई, तो उस हिसाब से आप उसको कट बैक कर सकते हो, और वो जो पैसे आपने निकाले, वो जो प्रॉफिट्स आपने निकाले, उसको दूसरे स्टॉक्स में जिसकी एलोकेशन आपकी थोड़ी कम हो गई है, अगर आपने डिसाइड किया हो कि लेट से बजाज फाइनेंस में आपको 10% एलोकेशन रखनी थी, वो घट के अगर 8% हो गई है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में आपने सोचा होता कि 12% की एलोकेशन रखनी है, वो घट के 10% हो गई, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो उसमें आप वो जो अल्काइल एमीन्स से जो कैश प्रॉफिट आप निकालोगे, एग्जिट करोगे, उस कैश को, उस इन्वेस्टमेंट को आप डिप्लॉय कर सकते हो दूसरे स्टॉक्स में जिसकी एलोकेशन आपकी थोड़ी कम हो गई। तो आप विद इन इक्विटी भी रीबैलेंस कर सकते हो, रीजिक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके डेट के फंड्स निकाल के ही आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जाएगा या फिर उसको रीबैलेंस किया जाएगा। ये पहली इनपुट है जो मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा, आपने ये कहा है कि आई हैव नो बैंकिंग स्टॉक्स बिकॉज आई फील एनबीएफसी एंड क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज लाइकली टू परफॉर्म बेटर देन अ बैंकिंग बिजनेस। ये भी थॉट प्रोसेस ठीक है, इसमें अपनी आपकी फिलॉसफी है, मैं कोई डिसएग्री नहीं करता इससे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, मार्केट कंसोलिडेशन के कारण उनमें बहुत ज्यादा मार्केट शेयर उनकी बढ़ सकती है। चूंकि वो वेल रन बिजनेसेस हैं, प्लस उनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उनकी मार्केट की कंसोलिडेशन हो सकती है, और धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 5 years, 10 years, ओवर द नेक्स्ट डिकेड उनकी मार्केट शेयर जब बढ़ती है, तो ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छी तरह से कंपाउंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड बिजनेस, इन सभी में थोड़ी रिस्की बिजनेस होती है, क्योंकि इनके जो लोन्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें मार्केट रिस्क ज्यादा है, पेमेंट के डिफॉल्ट के रिस्क ज्यादा है। तो आपको ये चीज दोनों ध्यान रखनी है। हालांकि आपकी थॉट प्रोसेस मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी बैंकिंग की पेनिट्रेशन अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है इंडिया में, धीरे धीरे और अभी बढ़ने वाली है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और एनबीएफसीज और क्रेडिट कार्ड की बिजनेस की तो पेनिट्रेशन ऑब्वियसली बहुत कम है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आपको जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इनपुट्स दिए हैं, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके बैंकिंग में भी जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ एनबीएफसीज और क्रेडिट कार्ड बिजनेस में जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आपने मेंशन किया कि आई हैव नो आईटी स्टॉक्स बिकॉज आई थिंक दे आर ओवरवैल्यूड। बेसिकली आई ट्राई टू बाय स्टॉक्स ओनली व्हेन दे आर 15-20% लोअर फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। ये भी एक अच्छी अप्रोच है, इसमें मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको फिर से एक इनपुट दे सकता हूं कि आईटी स्टॉक्स की जो मीडियन 5 year 10 year की जो वैल्यूएशन है, पी वैल्यूएशन, अगर आप चेक करें हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, तो उससे कंपेयर करना थोड़ा अभी फेयर नहीं होगा। क्योंकि आईटी स्टॉक्स में आपने देखा है कि जो डिजिटाइजेशन की वेव आई है, वर्क फ्रॉम होम की कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बहुत लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो आईटी कंपनीज होगी उनकी अर्निंग्स की विजिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है, और उसको एंटिसिपेट करके मार्केट ने बहुत अच्छी पी वैल्यूएशन, काफी रिच वैल्यूएशन दे दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करेंगे तो हमेशा ये आपको ओवर वैल्यूड ही दिखने वाले हैं, स्पेशली आईटी स्टॉक्स इन द नेक्स्ट 2-3-5 years दे विल सीम ओवर वैल्यूड कंपेयर टू दर हिस्टोरिकल एवरेजेस। तो अगर आप उससे कंपेयर करना चाहेंगे तो हमेशा ये ओवर वैल्यूड लगेंगे आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में, चेंजिंग डायनेमिक्स में आपको इन चीजों को अकाउंट करके तब ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को असेस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिस्कशन, ये सारे इनपुट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और चैनल पे जो सारी वीडियोस में हम डिस्कशन करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, वो सारी आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन, हेल्दी, रोबस्ट बना के रखने में हेल्प करेंगी, यही मेरी आशा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।